नमस्ते दोस्तों, सीटेट प्रिपरेशन क्लास में आपका फिर से एक बार स्वागत है। इससे पहले मैंने जो आप लोगों के लिए वीडियो बनाई है, जो भी क्लासेस दिए, वो हमने आपको राज्यसभा के बारे में बताया। आज मैं आप लोगों को नेक्स्ट लोकसभा के बारे में बताऊंगी। तो राज्यसभा पढ़ने के बाद लोकसभा पढ़ने का टर्न है आज हमारा। और मैं आप लोगों से ये बोलना चाहती हूँ कि अगर मेरे चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब कर लो। सीटेट का एग्जाम नजदीक आ रहा है और उसके प्रिपरेशन के में मेरा जो वीडियो है, मैं जो आपको कंटेंट देती हूँ, बहुत ही हेल्पफुल होगा, जो मैं आप लोगों को क्लासेस प्रोवाइड करा रही हूँ। तो आज हम पढ़ेंगे लोकसभा के बारे में। लोकसभा के बारे में पढ़ने से पहले मैंने आप लोगों को पहले क्लास में भी इंट्रोड्यूस कराया है सरकार से। तो सरकार का अर्थ क्या होता है कि किसी भी देश या किसी भी राज्य को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए जो कार्य किए जाते हैं वो सरकार के द्वारा ही किए जाते हैं। तो यहाँ तक हमारा सरकार का अर्थ कंप्लीट होता है। सरकार का अर्थ जानने के बाद अब ये जानने की जरूरत है कि भारतीय सरकार किस प्रकार की है, भारतीय सरकार क्या है, मतलब की खासियत क्या है। तो हमारी जो भारतीय सरकार है वो प्रजातांत्रिक सरकार है, लोकतांत्रिक सरकार है। कैसे है? क्योंकि जब भी यहाँ पे शासकों का चुनाव होता है, सरकार की चुनाव होता है, तो जनता का वोटिंग मायने रखता है, यानी जनता अपने वोटिंग के द्वारा सरकार को चुनते हैं। इस तरह से ये हमारा भारतीय सरकार प्रजातंत्र पे आधारित है। और प्रजातांत्रिक सरकार के दो प्रकार होते हैं। यहाँ पे मैंने नोट नहीं किया है, मैं अपने लास्ट वीडियो में नोट कर दी हूँ मैं इसके बारे में। तो प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष, जिसमें प्रत्यक्ष की बात करें तो जिसमें शासकों के चुनाव में जनता डायरेक्ट भाग लेती है वो प्रत्यक्ष होता है। और अप्रत्यक्ष में कुछ मंत्री या कुछ सरकार ऐसी होती है जिसके चुनाव में जनता भाग नहीं लेती है, तो उसे अप्रत्यक्ष बोलते हैं। इस तरह से हमारा प्रजातंत्र के बारे में कंप्लीट होने के बाद हम बात करेंगे सरकार में ही कि हमारा भारतीय सरकार का जो स्तर में बांटा गया है तो वो क्यों बांटा गया है। तो वो हमारा भारतीय सरकार जो है वो संघीय सरकार है, यानी यहाँ पे एक से भी ज्यादा सरकार मौजूद है। वो क्यों मौजूद है ये भी मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ। क्योंकि हमारा जो भारत देश है वो बहुत ही विस्तृत है, उसका विस्तार क्षेत्र बहुत ज्यादा है और यहाँ पे विविधता बहुत प्रकार की पाई जाती है, बहुत विविधता है हमारे भारत देश में। इसके आधार पे यहाँ पे संघीय सरकार की आवश्यकता पड़ी और सरकार को दो स्तरों पे, मुख्य दो स्तरों पे बांटा गया, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। तो यहाँ पे भारत के विस्तार ज्यादा होने के कारण सरकार को दो स्तरों में बांटा गया, जो कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार। एक और हमारा सरकार का स्तर है जो कि ग्रामीणीय स्तर सरकार बोलते हैं उसको, उसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे केंद्र सरकार के बारे में। केंद्र सरकार के अंतर्गत हमारा आता है संसद में लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा। तो राज्यसभा के बारे में तो हमने अपने पहले की वीडियो में पढ़ लिया है। आज जो हम पढ़ेंगे वो हमारा लोकसभा। ये राज्यसभा के बारे में मैं थोड़ा सा और इंट्रोड्यूस करा देती हूँ आप लोगों को इस वीडियो में भी। राज्यसभा हमारा उच्च सदन के नाम से भी जाना जाता है और स्थायी सदन के नाम से भी, क्योंकि ये सभा कभी भी भंग नहीं हो सकती है, इसलिए इस सभा को उच्च सदन बोलते हैं। ये भंग क्यों नहीं हो सकती, इसका रीजन मैंने आपको पहले की वीडियो में बताया है। अब हम बात करेंगे, और ये 80 अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। अब लोकसभा के बारे में बात करेंगे तो इस सभा को हम निम्न सभा भी बोलते हैं, क्योंकि इस सभा को भंग किया जा सकता है और इस सभा को भंग करने का अधिकार सिर्फ हमारे माननीय राष्ट्रपति जी को ही है। तो इस तरह से, और ये हमारा जो लोकसभा है ये हमारा 81 अनुच्छेद के अंतर्गत उल्लेखित है। तो इस तरह से आज हम लोकसभा के बारे में पढ़ेंगे, जिसको निम्न सदन भी बोलते हैं और लोकप्रिय सदन भी बोलते हैं। तो ये जो लोकप्रिय सदन को बोलते हैं, इसके सदस्य को हम, जो इसमें भी जितने भी सदस्य हैं उनको हम सांसद के नाम से भी बुलाते हैं, यानी उसके जो भी सदस्य उनको सांसद बोलते हैं और इंग्लिश में एमपी यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब हम लोकसभा के सदस्य के बारे में पढ़ेंगे लाइन वाइज लाइन करके, उसकी हर एक जो नियम कानून है, जो भी खासियत है, जो भी विशेषताएं हैं लोकसभा के बारे में, जो भी डिटेल है, मैं आप लोगों को अब पढ़ाने स्टार्ट करती हूँ। तो ये जो हमारा सदस्य की अगर हम बात करें तो लोकसभा में अधिकतम सदस्य की संख्या हो सकती है वो कितनी, 552, यानी लोकसभा में अधिक से अधिक सदस्यों की संख्या 552 हो सकती है, जिसमें से कि 530 अन्य राज्यों से, 530 हमारा अन्य राज्यों से, 20 जो है वो हमारा केंद्र शासित प्रदेशों से और 2 हमारा आंग्लो भारतीय से यानी इग्लो इंडिया से। तो टोटल जो सदस्य हैं हमारे 552 हो सकती है अधिक से अधिक। अब हम बात करेंगे अपने वर्तमान की।
तो वर्तमान में जो हमारे लोकसभा के सदस्य का संख्या है वो है 545 टोटल। 545 में 524 जो है जो अन्य राज्यों से हैं। उसके बाद ये 19 जो हमारा है वो केंद्र शासित प्रदेशों से है। अब ये इसका काउंटिंग हमारा में थोड़ा सा हमारा डिफरेंट आया है, इसलिए क्योंकि केंद्र शासित देश अभी हमारा पहले 7 था, अभी 8 हो गया है। तो यहाँ पे भी थोड़ा पहले के व्यवस्था से अभी थोड़ा सा इसमें चेंजिंग आया है। तो इस तरह से 524 अन्य राज्यों से और 19 केंद्र शासित प्रदेश से और 2 एग्लो इंडिया से। जो एग्लो इंडिया है ये जो 2 है हमारा, अभी तक तो ये 2 हमारा मौजूद है लोकसभा में, लेकिन जनवरी 2020 से ये जो 2 एग्लो इंडिया है हमारे, इनको भी अब हटा दिया गया है, यानी अब से इनकी भी सदस्यता नहीं होगी हमारे लोकसभा में। लेकिन अब तक है, जो भी अब तक चुनाव हुआ है अब तक में है, लेकिन जो इससे अब आगे जो चुनाव होगा हमारा, उसमें ये 2 एग्लो इंडिया को हटा दिया गया यानी रिमूव कर दिया गया इनका पद। तो टोटल हमारे 545 सदस्य होते हैं। अब हम बात करेंगे कि सदस्यों में क्या, सीटों में क्या बदलाव हो सकता है। तो इस तरह का अगर हम बात करें तो 84 संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत जो कि 2001 में लागू किया गया था, उसमें ये बोला गया था कि लोकसभा और विधानसभा की सीटों में बदलाव नहीं होगी। कब तक? 2026 तक। तो 2026 तक 84 संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत कोई बदलाव विधानसभा और राज्यसभा में की सीटों में नहीं होगी। यहाँ तक तो हमारा सदस्य से जो भी रिलेटेड है वो हमारा कंप्लीट होता है। अब हम बात करेंगे उम्र की। उम्र सीमा क्या होनी चाहिए एक लोकसभा का सदस्य बनने के लिए? तो जो उम्र सीमा है वो कम से कम 25 वर्ष होना चाहिए या इससे अधिक हो सकती है। इससे 25 वर्ष से अधिक हो सकती है, पर 25 वर्ष से कम नहीं हो सकती है। 25 वर्ष से स्टार्टिंग होता है हमारा लोकसभा के सदस्य बनने के लिए। अब लोकसभा के सदस्य की योग्यताएं क्या होती है? पहली योग्यता कि वो भारत का नागरिक हो। दूसरा है कि वो 25 वर्ष या इससे अधिक आयु का हो, यानी इससे कम आयु का ना हो 25 वर्ष से। तीसरा हमारी योग्यता है कि भारत सरकार या राज्य सरकार के अंतर्गत वो कोई भी लाभ पद पे ना हो, यानी किसी भी तरह की जॉब में वो या केंद्र सरकार है राज्य सरकार जो भी किसी भी लाभ पद पे ना हो, किसी भी जॉब में किसी भी प्रोफाइल में वो ना हो। और जो है तीसरा और जो हमारे रिक्वायरमेंट है उसकी योग्यताएं के लिए कि न्यायालय द्वारा दिवालिया ना हुआ हो, यानी किसी भी प्रकार का उसका केस फाइल ना हुआ हो हमारे मतलब कोर्ट में, न्यायालय में। और या फिर वो नॉर्मल, एक और रिक्वायरमेंट है कि वो पागल ना हो, यानी वो पागल ना हो, मानसिक बीमारी उसको कोई भी ना हो। और उसके बाद जो हमारा है कि वो सांसद कानून द्वारा अयोग्य न ठहराया गया हो, यानी सांसद कानून, यानी सांसद के भी तो कानून है कि ये योग्यताएं होने चाहिए या ये क्वालिटी होनी चाहिए लोकसभा के लिए। तो उसके द्वारा उसकी हर योग्यता पूरी हो तो ही वो लोकसभा का सदस्य बन सकता है। और अगर वो अयोग्य ठहरा दिया गया तो वो सदस्य बनना के लिए एबल नहीं है। तो ये हमारे योग्यताएं हैं, यानी योग्यताएं में भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम 25 वर्ष होना चाहिए, कोई भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के पद पे लाभ पद पे ना हो, वो पागल ना हो, किसी भी न्यायालय से उसकी दिवालिया ना हुई हो, और इन सभी योग्यताओं को जो फॉलो करता हो, यानी ये पॉइंट, वही वो लोकसभा का सदस्य बन सकता है। अब हम बात करते हैं लोकसभा के कार्यकाल की। तो लोकसभा का कार्यकाल जो होता है वो 5 साल के लिए होता है, लेकिन प्रधानमंत्री के परामर्श से जो हमारे माननीय राष्ट्रपति जी हैं वो इस सभा को भंग कर सकते हैं। उनको ये अधिकार है हमारे लोकसभा को भंग करने का। तो इस तरह से मैंने यहाँ नोट कर दिया है कि प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति के द्वारा सभा को समय से पूर्व भंग किया जा सकता है, यानी 5 वर्ष से पहले अगर वो चाहे तो वो प्रधानमंत्री से राय परामर्श लेके उनकी सहमति से वो सभा को टाइम से पहले भंग कर सकते हैं। और आपातकालीन में संसद विधि द्वारा सभा के कार्यकाल में वृद्धि एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं, यानी अगर आपातकालीन कोई इमरजेंसी ऐसी घोषणा हुई तो हम वो जो राष्ट्रपति का जो हमारे माननीय राष्ट्रपति जी हैं वो 1 साल में, मतलब एक बार में 1 साल तक उसका टाइम ड्यूरेशन बढ़ा सकते हैं, लेकिन एक बार में बस 1 साल तक ही बढ़ेगा, उससे ज्यादा नहीं। इस तरह से ये हमारा जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष के लिए प्रधानमंत्री के परामर्श से हमारे माननीय राष्ट्रपति जी सभा को समय से पहले भंग भी कर सकते हैं। आपातकालीन समय में संसद के द्वारा
सभा के कार्यकाल से पहले कार्यकाल में वृद्धि कर सकते हैं। एक बार में 1 साल से अधिक नहीं कर सकते। पर अब हम बात करेंगे यहाँ अधिवेशन की। तो जो अधिवेशन की अगर हम बात करेंगे तो जो लोकसभा और राज्यसभा का अधिवेशन है वो राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। लोकसभा की 2 बैठक में 6 माह से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए, ये नियम है। अधिवेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 3 बैठकें होती हैं, जो आगे मैंने यहाँ पे नोट किया है आप लोगों के लिए, बजट सत्र और ये मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। तो इसके बारे में मैं आगे भी डिस्कशन करूंगी आप लोगों से, लेकिन यहाँ पे मैंने नोट किया है अधिवेशन के बारे में। तो अधिवेशन के बारे में मैं बता दूं कि जो लोकसभा और राज्यसभा का दोनों का अधिवेशन का मैंने यहाँ बताया है कि राष्ट्रपति के द्वारा ही बुलाया जाता है। और ये जो अधिवेशन होता है, 3 अधिवेशन हमारा लोकसभा और राज्यसभा का साल में 3 अधिवेशन, हमारा अधिवेशन है ये लोकसभा का अधिवेशन है वो साल में 3 बार होते हैं और राज्यसभा का 4 बार। तो अभी हम लोकसभा की बात कर रहे हैं, तो लोकसभा के बारे में बात करेंगे कि जो हमारी ये 3 बैठक होती है साल में, इसको अगर राष्ट्रपति भी बुलाते हैं इस सभा को यानी बैठक को, और ये जो भी एक बैठक हुआ उसके बीच दूसरे बैठक का जो गैपिंग है वो 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। 6 महीने के अंतर्गत ये बैठक हो जाना चाहिए, 6 महीने पे, 6 महीने से पहले या 6 महीने पे, लेकिन उससे अधिक गैप नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा अधिवेशन की बात जो थी वो कंप्लीट हुई। अब हम पदाधिकारी की बात करेंगे। तो लोकसभा सदस्य स्वयं ही, यानी जो लोकसभा के सदस्य होते हैं वो स्वयं ही अध्यक्ष, अपनी सदस्य में से ही सब मिलके एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष को चुन लेते हैं। तो ये हमारे पदाधिकारी का ये नियम होता है और इनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। पर जब अगर इनका कार्यकाल भी जैसे लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है, ऐसे इनके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का भी जो कार्यकाल होता है वो 5 साल के लिए होता है। लेकिन अगर वो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष चाहे तो अपनी मर्जी से त्याग पत्र दे सकते हैं, या फिर अगर सदस्यों को वो अध्यक्ष पसंद नहीं आ रहे हो, जो भी रीजन हो, अगर वो चाहे तो 2/3 मत से लोकसभा के सदस्य आपस में ही मिलकर उसको हटा सकते हैं। तो ये हमारा देखिए यहाँ पे मैंने भी नोट भी कर दिया है कि इनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है, पर ये अपनी मर्जी से पदों को त्याग दे सकते हैं या उनको उनके पद से लोकसभा द्वारा 2/3 मत के से पारित प्रस्ताव के द्वारा हटाए जाते हैं। यानी 2/3 लोगों का अगर ये मत हो जाए, लोकसभा के 2/3 लोगों का ये मत हो जाए कि हाँ इनको हटा देना चाहिए, तो वो अपना आपस में 2/3 लोग मत का वोटिंग करके उसको हटा सकते हैं। अब हम बात करेंगे, ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एग्जाम्स में जो पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ नोट कर दिए हैं। बात कर रहे हैं हम स्पीकर्स की, इसलिए हम स्पीकर के बारे में आप लोगों को बता दिए कि प्रथम लोकसभा जो स्पीकर हमारे थे वो हमारे थे श्री जीवी मावलंकर, और जो प्रथम महिला लोकसभा स्पीकर थी वो हमारी श्रीमती मीरा कुमार, और जो वर्तमान में है वो हमारे हैं माननीय ओम बिरला। इस तरह से वर्तमान के स्पीकर के बारे में नाम जानना जरूरी है, और प्रथम महिला और प्रथम लोकसभा स्पीकर। तो ये हमने 3 क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ आप लोगों को नोट कर दिया है मैंने। अब हम बात करेंगे प्रश्न का और समय का, यानी लोकसभा में जब भी बैठक होती है सभा में, तो वहाँ पे क्या होती है, प्रश्नकाल भी होता है, और वो कितने समय के लिए क्या होता है, तो वो आप लोगों को मैं बताऊंगी। तो यहाँ पे जो है वो हमारा पहला है तारांकित प्रश्न होता है। तारांकित प्रश्न किसको बोलते हैं, तो जिसमें बोलकर जवाब देना होता है उसको तारांकित प्रश्न के नाम से जाना जाता है। अब होता है एक और टाइप है हमारा अतारांकित प्रश्न। अतारांकित प्रश्न जिसमें लिख कर जवाब देना होता है, और ये हमारा हो गया तारांकित प्रश्न और अतारांकित प्रश्न। ये हमारा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में इसके बारे में भी पूछा जाता है। तो अगर जैसे ही तारांकित प्रश्न के बारे में अगर पूछता है तो जिससे बोलकर जवाब देते हैं जिसमें, और अतारांकित प्रश्न यानी जो भी अपना जवाब देना होता है वो नोट करके अपने नोटबुक में देते हैं लिख के। अब सांसद का कार्य समय, यानी जो सांसद का बैठक होता है, जो उनका कार्य समय होता है, उसका टाइम ड्यूरेशन क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं, ये भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट। ये जो कॉलम है ना ये पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग बहुत ही ध्यान से देखना। जो हमारा सांसद का कार्य समय यहाँ मैंने आपने नोट किया है। तो प्रश्नकाल जो है हमारा और शून्यकाल, ये जो 2 काल है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से और ये दोनों में से अगर इम्पोर्टेंट की बात करें तो ये जो शून्यकाल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा एग्जाम्स में पूछा ही जाता है, अधिकतर टाइम पूछा गया है इसके बारे में। प्रश्नकाल की अगर हम बात करें तो ये प्रश्नकाल हमारा 11 से 12 बजे तक का होता है, यानी लोकसभा की जो कार्यकाल होती है, जो भी बैठक होती है उसका वो 11 बजे से शुरू होता है, यानी 11 से 12 हमारा प्रश्नकाल का बोला जाता है,
प्रश्नकाल होता है। उसके बाद 12 बजे से 1 बजे तक शून्यकाल होता है। यानी इस शून्यकाल का मतलब ये होता है कि इस शून्यकाल में अध्यक्ष को बिना इन्फॉर्म किए भी कोई भी सभा के सदस्य सभा मतलब अपना क्वेश्चन कर सकते हैं कि हाँ हमारा ये क्वेश्चन है, इस तरह से प्रश्न कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा होता है शून्यकाल जो कि 12 से 1 बजे तक होता है। तो जैसा मैंने आप लोगों को बोला कि इसमें पहले से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं कि हमें ये यानी अपने अध्यक्ष को पूर्व यानी पहले से बिना इन्फॉर्म किए बताए ही इसमें प्रश्न किया जाता है, यानी ये शून्यकाल इसको बोलते हैं। और ये 12 से 1 बजे तक का इसका टाइमिंग होता है। अब हम बात करेंगे कि ये जो 12 से 1 बजे तक मैंने यहाँ नोट नहीं किया, 1 बजे के बाद 1 से 2 लंच टाइम होता है और लंच टाइम के बाद 2 बजे से 6 बजे तक बैठक होती है। और अगर हम एक और स्पेशल बैठक की बात करें कि जो कि हमारा मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को होता है, वो सिर्फ आधे घंटे की बैठक होती है। उसमें भी चर्चाएं की जाती है। उसमें जो चर्चाएं होती है, जो आधे घंटे की बैठक होती है, वो 5 से 5:30 बजे तक होती है और वो मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को होती है। इस तरह से हमारा सांसद का कार्य समय यानी प्रश्नकाल, शून्यकाल में तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया है कि इसमें कोई भी पूर्व जानकारी या पहले से कोई भी अध्यक्ष को इन्फॉर्म नहीं किया रहता है कि प्रश्न सडनली पूछ दिया जाता है, इस तरह का आप बोल सकते हो इसमें। अब हमारा आधे घंटे का बैठक है, ये भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम सभा सत्र की बात करेंगे जो कि मैंने यहाँ आप लोगों को बताया था अधिवेशन के बारे में। तो जो हमारा सभा सत्र है, सभा सत्र हमारा यानी लोकसभा की बैठक की बात करेंगे तो यानी लोकसभा की बैठक साल में हमारा 3 बैठक होती है। उन 3 बैठकों में ये नियम है कि 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए और उस सभा को भंग करने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति को होता है, जो कि प्रधानमंत्री का परामर्श के अनुसार करते हैं। और अगर वो उस सभा को जैसे भंग कर दिए, जो भी उसके अंतर्गत अधिनियम विचाराधीन होता है वो अपने आप समाप्त हो जाता है। इस तरह से लोकसभा को भंग करने का अधिकार हम बोल सकते हैं कि राष्ट्रपति को है, जो कि प्रधानमंत्री के परामर्श से करते हैं। और जब वो लोकसभा को भंग कर देते हैं तो जो भी अधिनियम पारित हुआ रहता है, जो उसके विचाराधीन के अंतर्गत होता है, वो अपने आप समाप्त हो जाता है। इस तरह से तो अब हम बात करते हैं बैठक की। तो कौन कौन सी बैठक होती है? तो बजट सत्र की बात करें तो ये हमारा फेब से मई तक होता है, यानी फरवरी से लेकर मई महीने तक होता है, जिसको सबसे लंबा सत्र बोलते हैं। अब ये बजट सत्र में तो जैसा सबको पता है कि टैक्स के बारे में डिस्कशन होता है, उसके बारे में कि सरकार को कहाँ खर्च करना चाहिए, टैक्स में क्या बदलाव करना चाहिए, कितना बढ़ाना चाहिए, कोई भी जो भी पैसे से रिलेटेड, जो भी धनराशि से रिलेटेड होती है, ये हमारे बजट सत्र के अंतर्गत की जाती है। और मानसून सत्र, और उसके बाद हमारा दूसरा है मानसून सत्र, जो कि जुलाई से लेकर अगस्त तक का होता है। मानसून सत्र में किसी भी प्रकार की जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जनता की या सरकार की जो भी प्रॉब्लम्स होती है, वो हमारे मानसून सत्र में डिस्कशन होता है उस बैठक में। और शीतकालीन में भी वही होता है। उसके बाद जो भी बैठक होती है बजट सत्र के बाद, वो अपनी जो भी आपातकालीन घोषणा या कुछ भी ऐसा कोई भी प्रॉब्लम हो तो इस दोनों सत्र में डिस्कशन चलते रहता है। तो 1 जुलाई से अगस्त महीने तक होती है और दूसरा को शीतकालीन सत्र बोलते हैं, जो कि नवंबर से दिसंबर सबसे छोटा सत्र होता है, इसको सबसे छोटा सत्र बोलते हैं। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे छोटा सत्र किसे बोलते हैं, तो शीतकालीन सत्र को, जो कि नवंबर से दिसंबर तक मानसून सत्र और बजट सत्र, सबसे लंबा सत्र। अब हम बात करेंगे कि लोकसभा की 2 समितियां हैं, 2 समितियां बनाई गई है ताकि लोकसभा की जो भी व्यवस्थाएं, जो कुछ भी कार्य होता है लोकसभा में, वो अच्छी तरह से किया जा सके उस समितियों के अंतर्गत सदस्य को चुन के। तो जो हमारे सभा की समिति, जो हमारी लोकसभा की समितियां हैं, वो पहला है हमारा प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति में 30 सदस्यों को रखा जाता है। सदस्यों की संख्या 30 होती है और इनका कार्य क्या होता है कि बजट से संबंधित सुझाव देना सरकार को, यानी सरकार को ये वो सजेस्ट करते हैं कि किस तरह से कहाँ खर्चा करना चाहिए, किस तरह से कौन से नियम ऐसे लागू करना चाहिए, रिलेटेड टैक्स का ही मैं रख लूं या किसी भी चीज का धनराशि से रख लूं, तो वो सरकार को ये सजेस्ट करने के लिए उनका यही काम होता है कि वो सरकार को आइडिया देते हैं कि आप सरकार बचत किस प्रकार से कर सकता है अपनी धनराशि का। तो ये तो बहुत ही आवश्यक है हमारा प्राक्कलन समिति, जो बहुत ही अच्छा, एक तरह से बोल सकते हैं कि अच्छा काम भी करते हैं, सरकार को सजेशन देते हैं। और उनका ये तो मेन इम्पोर्टेंट काम ही है, उनका प्रोफेशन ही ये होता है कि वो बजट का सुझाव भी देते हैं, तो वो उसका उपाय भी बताते हैं, सरकार को आइडियाज भी देते हैं कि बचत कैसे किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं दूसरा लोक लेखा समिति का, जिसमें सदस्यों की संख्या 22 होती है।
लोकसभा के सदस्य, इसमें 15 सदस्य शामिल होते हैं इस लोक लेखा समिति में, और राज्यसभा के 7 सदस्य शामिल होते हैं। अब इस तरह से इनका जो कार्य है, यानी इसका कार्य सरकार के खर्चे का ब्यौरा रखना, लोक लेखा समिति का कार्य का बात कर रही हूँ मैं, तो सरकार के खर्चे का ब्यौरा रखना, यानी सरकार अपनी खर्चा कहाँ कर रहा है, कितना कर रहा है और कितने आ रहे हैं, ये सब कुछ का कैलकुलेशन जो है वो लोक लेखा समिति करती है। तो इस प्रकार से 2 समितियां हैं हमारे लोकसभा में, जिसके आधार पर लोकसभा के सरकार को या अध्यक्ष को, किसी को भी हम बोल सकते हैं कि वो उनका जो कार्य करने का जो और जो भी व्यवस्थाएं लागू करने का काम आसान कर देते हैं ये समितियां। अब हम बात करेंगे लोकसभा की शक्तियां एवं कार्य की, यानी उनके पास क्या पावर है और उनका वर्क क्या होता है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले कि जो हमारे लोकसभा का जो पहली शक्ति है वो हमारा संविधान संशोधन शक्ति, यानी ये संविधान को संशोधन करने की शक्ति रखता है। दूसरा जो है वो शक्तियां है वो हमारा लोकसभा राज्यसभा मिलकर, यानी जो लोकसभा और राज्यसभा है वो दोनों मिलकर अगर चाहे तो सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के विरुद्ध या फिर राष्ट्रपति के विरुद्ध प्रस्ताव पास कर सकती है उनके विरुद्ध हटाने के लिए। यानी जो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य उच्च न्यायालय और सर्वोच्चतम न्यायालय और राष्ट्रपति के, यानी वो 2 न्यायालय के उनके न्यायाधीशों को और हमारे जो भी राष्ट्रपति होंगे, यानी राष्ट्रपति को हटाने के लिए एक मत होके उनको विरुद्ध वो हटा सकते हैं। इस तरह से यह है कि लोकसभा और राज्यसभा मिलकर राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के विरुद्ध हटाने का प्रस्ताव पास कर सकती है। इतना पावर होता है इन 2 सभाओं के में। अब हम बात करेंगे अपने तीसरे पॉइंट की, इसी शक्ति एवं कार्य में। तो राज्यसभा उपराष्ट्रपति को हटाने चाहे तो लोकसभा का परमिशन जरूरी है। अगर राज्यसभा को लगता है कि उपराष्ट्रपति सही नहीं है या फिर वो हटाना चाह रहे किसी भी रीजन से, तो अगर वो उस उपराष्ट्रपति को हटाना चाहते हैं तो बिना लोकसभा के परमिशन के, यानी वो नहीं हटा सकते हैं। यानी उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए लोकसभा की स्वीकृति होना आवश्यक है। इस तरह से ये उनका तीसरा कार्य हो गया। अब या फिर पावर बोल सकते हो राष्ट्रपति। और जो चौथा है हमारा, राष्ट्रपति द्वारा संकटकालीन घोषणा 1 माह के अंदर संसद से स्वीकृत है। यानी राष्ट्रपति के द्वारा जो भी संकटकालीन घोषणा किया जाता है, जैसे किसी भी प्रकार के देश में जो भी संकट आती है, अगर वो घोषणा करते हैं तो उस घोषणा के संबंध में 1 माह के अंदर संसद से स्वीकृति होना जरूरी है। किसी भी प्रकार का वो फैसला कर देते हैं तत्काल में, देश का कंडीशन देखते हुए किसी भी प्रकार का। तो वो कंडीशन को लागू या फिर वो कंडीशन को फॉलो करने के लिए मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि लोकसभा की जो यानी जो संसद है उनकी 1 माह के अंदर स्वीकृति होनी ही चाहिए। इस तरह से हमारा ये कार्य और शक्तियां हमारा कंप्लीट होता है। अब हम बात करेंगे अपने लोकसभा के एक संयुक्त बैठक की। ये संयुक्त बैठक क्यों बुलाया जाता है, कौन बुलाता है और किस कंडीशन में बुलाया जाता है, इसका क्या महत्व है। अगर हम बात करेंगे पहले विधेयक की, अगर ये विधेयक से रिलेटेड है यानी नियम कानून से है, तो विधेयक का पहले मैं आप लोगों को परिचय देना चाहती हूँ। विधेयक जो होता है, कोई भी समस्या जब उभर के आती है कि हाँ ये समस्या है, इसके अधीन ये कानून बनने चाहिए, और जब तक वो पास नहीं होता है तो उसको विधेयक बोलते हैं। यानी समस्या जब आती है सभाओं में तो उसको विधेयक बोलते हैं। और जब वो विधेयक लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्यों से स्वीकृति पास करके यानी स्वीकृति होके वो राष्ट्रपति के पास जाती है, और जब राष्ट्रपति उसको स्वीकार करते हैं यानी वो अपना साइन करते हैं, उसके बाद वो अधिनियम का रूप ले लेती है। और जब वो अधिनियम का रूप ले लेती है और जब वो लागू हो जाता है अधिनियम के बाद, तो उसको कानून बन जाता है। तो इस तरह से विधेयक और अधिनियम और कानून के बारे में मैंने आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराया ताकि आप लोग संयुक्त बैठक के बारे में आराम से और आसानी से समझ सको। तो जो संयुक्त बैठक है वो हमारा लोकसभा और राज्यसभा का आपस में बैठक होता है, यानी दोनों बैठक एक साथ करते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। और ये बैठक बुलाने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति जी को है, यानी हमारे माननीय राष्ट्रपति जी को ही ये सभा बुलाने का अधिकार है। तो ये किस कंडीशन में ये सभा बुलाया जा सकता है, तो ये 3 कंडीशन में ही बुलाया जा सकता है। पहले कंडीशन की बात करें तो अगर कोई पारित विधेयक पहला सदन के द्वारा जब दूसरे सदन में जाता है और वो दूसरा सदन उस विधेयक को अस्वीकार कर देता है, तो राष्ट्रपति जी यानी हमारे माननीय राष्ट्रपति जी
वो संयुक्त बैठक करा सकते हैं, दोनों सभा को एक साथ बैठक करा सकते हैं। अब दूसरी कंडीशन की बात करें तो जब कोई पारित विधेयक में संशोधन का विचार एक सदन के द्वारा होता है, लेकिन उस संशोधन को के विचार को दूसरा जो सदन होता है वो स्वीकार नहीं करता है, तो उस कंडीशन में संयुक्त बैठक करानी पड़ती है। अब तीसरे कंडीशन की बात करें कि अगर कोई विधेयक एक सभा से दूसरे सभा में गई है और वो 6 महीने तक उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है दूसरे सदन में, तो उस टाइम पे संयुक्त बैठक कराई जाती है। तो इस तरह से हमारा जो संयुक्त बैठक है वो इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं कि जब एक विधेयक से जब पारित विधेयक एक सदन से दूसरे सदन में स्वीकार नहीं किया जाता है तो बैठक होती है। दूसरा, अगर कोई की एक सदन जो है उस विधेयक में संशोधन का प्रस्ताव रखता है और उस प्रस्ताव को दूसरा सदन स्वीकार नहीं करता है, तो हमारा दूसरा अगर हम बैठक बोले दूसरा बैठक हो सकता है हमारा कंडीशन। तीसरे की बात करें कि जब एक विधेयक एक सदन से दूसरे सदन में जाती है और वो सदन 6 महीने तक कोई उस पर कार्रवाई नहीं करता है, यानी कोई रिप्लाई नहीं करता है, कुछ भी कार्रवाई नहीं करता है, तब हमारी संयुक्त बैठक हो सकती है। और बैठक को भंग करने का अधिकार मैंने पहले ही बताया कि राष्ट्रपति को है, जो कि प्रधानमंत्री के परामर्श से करते हैं। और जैसे ही वो बैठक को भंग करते हैं तो जो भी उसमें विधेयक का विचाराधीन होते हैं, जो भी उसमें विधेयक, वो ऑलरेडी अपने आप समाप्त हो जाती है। तो इस तरह से हमारा संयुक्त बैठक का यही खासियत है और संयुक्त बैठक इसीलिए इसी कंडीशन के लिए कराया जाता है। इस तरह से हमारा जो सत्र के बारे में अगर हम बात करें, यानी जो हमारा बजट सत्र, मानसून और जो शीतकालीन सत्र है, उसको भी स्थगित करने का अधिकार हमारे माननीय राष्ट्रपति जी को ही है। लेकिन अगर सत्र को स्थगित कर देते हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि जीवन काल का समाप्त हो जाता है, वहाँ पे सिर्फ सत्र समाप्त होता है, जीवन नहीं, ऐसा ये कथन कहा गया है इस मामले में, ये हमारे सत्र के बारे में। तो इस तरह से हमारा जो हमारा लोकसभा का जो भी टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। और इस तरह से हमारा जो है वो लोकसभा का तो कंप्लीट होता है हमारा। इसके सिलसिले में मैं एक और बात बोलना चाहती हूँ कि अभी रिसेंट की अगर हम बात करें लोकसभा की, तो लोकसभा में जो उपाध्यक्ष का जो सीट है अभी वो हमारा खाली है, उस जगह पे अभी कोई भी पद ग्रहण नहीं किया है। और अगर लोकसभा के विपक्ष दल नेता की बात करें तो वो भी सीट हमारा भी खाली है, क्योंकि किसी भी नेता को विपक्ष दल यानी में लोकसभा में शामिल होने के लिए 10% या उससे अधिक सीट की जरूरत होती है, जो कि अभी वो रिक्वायरमेंट कोई भी विपक्ष दल का नेता पूरा नहीं कर पाया है। यानी 10% या 10% से अधिक सीट उसको नहीं मिल पाई है, इसलिए हमारे विपक्ष दल का नेता का जो सीट है लोकसभा में वो अभी रिक्त है, ये बोल सकते हैं। और मैं एक बात बोलना चाहती हूँ कि जो भी लोकसभा में जितनी भी पार्टियां हैं हमारी, कांग्रेस पार्टी और बीजेपी, जो भी और भी बहुत सारी सीटें होती है, जो भी बहुत सारी पार्टियां होती है लोकसभा में, तो उस पार्टियों में जीतने का क्या नियम है। अगर वोटिंग होता है तो वोटिंग में अगर जिस पार्टी को आधा से एक सीट भी अगर अधिक प्राप्त हो जाती है वही पार्टी जीतता है। ऐसा नहीं कि आधा उसको आगे आधा उसको आगे, तो वो कभी नहीं जीतेगी। यानी लोकसभा का मेंबर बनने के लिए जो भी वोटिंग होता है उसमें आधा से एक सीट अधिक लाना जरूरी होता है। तो इस तरह से काउंटिंग होता है विजेता बनने के लिए सीटों की। चलिए, हमारा लोकसभा का जो भी टॉपिक है, जो भी हमारा डिस्कशन है वो कंप्लीट होता है। आगे मैं आप लोगों को राष्ट्रपति के बारे में डिस्कशन करूंगी कि हमारे माननीय राष्ट्रपति जी का या राष्ट्रपति जी का सिलेक्शन कैसे होता है, उनकी योग्यताएं क्या है, उनको पद ग्रहण करने के लिए किस प्रकार की योग्यताएं चाहिए, जो भी हमारी विशेषताएं है राष्ट्रपति का, वो मैं आप लोगों को बताऊंगी अपने नेक्स्ट क्लास में, जब भी सिविक से मैं लेके आऊंगी। राष्ट्रपति को मैंने इसलिए केंद्र सरकार के अंतर्गत रखा है क्योंकि जो हमारे जो राष्ट्रपति जी हैं उनका जो निर्वाचन होता है वो केंद्र सरकार के अंतर्गत ही होता है। और माननीय जो राष्ट्रपति जी हैं उनको सर्वोच्चतम नागरिक माना गया है। हमारे भारत का सर्वोच्चतम नागरिक हमारे राष्ट्रपति जी को ही माना जाता है। इस तरह से चलिए, हमारा लोकसभा का टॉपिक कंप्लीट। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय।